आज की एक और बड़ी खबर है, बंपर मतदान, किसकी जीत का रुझान, कौन जीतेगा? क्योंकि पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई, अब बीजेपी ने और जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे आज कोलकाता में। रहिए आपको बताऊं, दूसरी तरफ देखिए जरा, ममता बनर्जी भी दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रही थी। आज रोड शो कर रही थी, पद यात्रा। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए पश्चिम बंगाल में, उत्तर 24 परगना में गृह मंत्री की एक बच्चा तस्वीर ले रहा था मोबाइल पर। अब सवाल यह है, पहले चरण में हुई लगभग 93% वोटिंग ईवीएम स्टोरेज रूम, स्ट्रांग रूम में जा रही है। बंपर वोटिंग के बाद देखिए जरा, सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी पहले चरण के बाद कितना टारगेट बता रही है, टीएमसी कह रही है वो कितने सीटें जीतने जा रही है फर्स्ट फेज के बाद। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है टारगेट जो लगेगा, उन्होंने टारगेट लगाया, तो टीएमसी कह रही है पहले चरण में 125 से 135 सीटें जीत सकते हैं। पहले चरण का चुनाव हुआ था 152 सीटों पर, 152 पर टीएमसी का दावा है 152 से में से 125 से 135 सीटें वो जीतेगी। अब देखिए जरा बीजेपी का टारगेट क्या है 152 सीटों में से। बीजेपी कह रही है 152 सीटों पर अगर वो टारगेट करेंगे, 152 में से 110 से 125 बीजेपी जीत सकती है, ये उनका टारगेट है। तो दोनों पार्टियां अपने अपने टारगेट बता रही हैं, दोनों दावे कर रही हैं कि ये जो बंपर वोटिंग हो रही है ये उनके लिए फायदेमंद है। असल में बंपर वोटिंग किसके लिए फायदेमंद है, देखिए क्या कह रहे हैं नेता वोटिंग के बाद। देखिए जरा, टीएमसी का दिया बुझने से पहले ही फड़फड़ा रहा है पीएम मोदी कह रहे हैं। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी उस पर पहले चरण के मतदान ने मोहर लगा दी। तृणमूल ममता कह रही है हार नहीं सकती और चुनाव में हमारी जीत तय है। पहले चरण में हम जीत चुके हैं और आगे कड़ा मुकाबला करेंगे। बंगाल जीतने के बाद फिर मैं दिल्ली की बागडोर संभालूंगी। अमित शाह कह रहे हैं 4 मई को बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। बंगाल का अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सुनने में आया है बंगाल में जमकर वोट पड़ रहे हैं, मोदी जी का एसआईआर उनके ही खिलाफ जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है, 200 सीटें मिलेंगी। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को मारा उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी, बंगाल में ममता जीतेंगी। बंगाल में अगर कोई गलत करेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। ओवैसी कह रहे हैं कांग्रेस थी तो फसाद होता है, बीजेपी है तो जुल्म बढ़ता जाता है। मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलेगा तो क्या फायदा होगा। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। आज नाव चलाने वाले हो या नाम कमाने वाले हो, हर कोई खुलेआम परिवर्तन के लिए भाजपा के भरोसे पर
बंगाल का भाग्य बनाने के लिए तैयार है। আজকে আবার উনি নৌকা अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल की गंगा नदी में नाव की सवारी की, जो साफ है। दिल्ली की प्रदूषित यमुना नदी की क्या स्थिति है? क्या आप वहां जाकर डुबकी लगा सकते हैं? তাই নৌকা বিহার করে मुझे तो पहले चरण से भी बड़ी लहर दूसरे चरण में दिखाई पड़ती है। मैं आज 3 कार्यक्रम कर आया। दोनों सभाओं में पेंडोल छोटा पड़ता था। चिलचिलाती धूप में लोग यहाँ बाहर खड़े थे, हजारों की संख्या में हुजूम खड़ा। ये जन समर्थन एक प्रचंड जीत का परिचायक है और यहाँ बड़े बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनी। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वागत भी है और ममता के खिलाफ घृणा भी है। मुझे तो ये आक्रोश दिखाई देता है कि आप जितना रोकने की कोशिश करोगे लोग उतना ही उत्साहित होकर मतदान करेंगे। आपने उसके बावजूद भी बहुत लोगों को रोक दिया। जो मताधिकार से वंचित लोग रह गए, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगा है। अगर विष्णु का सम्मान नहीं है तो लक्ष्मी रहेगा क्या? आप बताओ, अगर विष्णु नहीं रहेगा लक्ष्मी रहेगा क्या? दीदी हिंदू धर्म का बारे में जानते नहीं है। दीदी खाली इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अब सवाल यह है कि बंपर वोटिंग से फायदा किससे मिलेगा, यह आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह आज हेलीकॉप्टर से पहुंचे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये हिंगलगंज की तस्वीर है। दूसरी तरफ यूसुफ पठान, क्रिकेटर यूसुफ पठान भी आज कैंपेन कर रहे थे, क्योंकि टीएमसी के सांसद हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। चुनाव प्रचार में पठान को भी दीदी ने लगाया है। जोर आजमाइश है आखिरी चरण में ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे बटोरे जाएं। आपको बताऊं, बंगाल में पहले चरण में 93% वोट पड़े हैं, 93%। बहुत से जानकार कह रहे हैं ज्यादा वोटिंग हुई है, इसलिए सत्ता का परिवर्तन होना तय है। लेकिन पुराने आंकड़े क्या कहते हैं? अगर मैं 1971 से आपको वोटिंग परसेंटेज दिखाऊं तो वो क्या कहते हैं? क्या वाकई ज्यादा वोटिंग से सत्ता परिवर्तन होता है? ये आपके सामने आ गए आंकड़े, देखिए जरा। 1977 में 56% वोटिंग हुई और 1982 में 76% वोटिंग, ये बंपर वोटिंग थी। लेकिन इधर देखिए जरा, लेफ्ट, और उसके बाद भी लेफ्ट थी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद। 87 में 75% वोटिंग हुई, लेफ्ट सत्ता में थी। 91 में 76% वोटिंग हुई, लेफ्ट सत्ता में थी। और 91 के बाद 96 देखिए, 76 से 82% वोटिंग। लेकिन सबसे नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद भी लेफ्ट सत्ता में थी। अगले 5 साल और अगले 25 साल और देखिए, 2020 साल का ये आंकड़े। 2001 में 75% वोटिंग लेफ्ट सत्ता में थी। 2006 में 81% वोटिंग लेफ्ट सत्ता में थी। 2001 से 2006 में देखिए लगभग 6% ज्यादा वोटिंग हुई है, सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी बंपर वोटिंग, कोई प्लीज वेट, बंपर वोटिंग बिल्कुल ये इशारा नहीं है बताने का कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है। 2011 में देखिए 84.3% वोटिंग हुई है, सिर्फ 3% बढ़े हैं, टीएमसी ने सत्ता में आई। 16 में 82% वोट पड़े हैं, टीएमसी सत्ता में आए। 21 में 82% वोट पड़े हैं, टीएमसी सत्ता में आई। यह बताता है कि बंपर वोटिंग, एक्सपर्ट्स और विश्लेषक को यहां फेल कर देते हैं ये आंकड़े जो बंपर वोटिंग सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। अगर सत्ता परिवर्तन होना है तो 2% वोट इधर उधर होने से भी हो जाता है। आइए अब आपको बताऊं दूसरी बड़ी चीज, यह है 2011 के नतीजे आपके सामने। 2011 में टीएमसी को 184 सीटें मिली, 38.93% वोट मिले थे। बीजेपी के पास देखिए 0 थी 2011, 4% वोट थे। उसके बाद देखिए चुनाव हुए 2016 में, तो टीएमसी के पास 211 सीटें, 44.91% वोट थे। बीजेपी के पास 3 सीटें थी, 10% वोट थे सिर्फ। इसके अलावा देखिए
2021 में टीएमसी के पास 215 सीटें जीती, 48% वोट थे टीएमसी के पास, बीजेपी के पास 77 सीटें और 39.97% वोट। बीजेपी अगर यहां से ऊपर जाएगी तो एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रिपल डिजिट को क्रॉस करेगी और बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं सत्ता तक पहुंचेगी। सुनिए सियासतदानों। अभी तक वेस्ट बंगाल में 92% वोट कभी नहीं हो, तो ये गवर्नमेंट को खिलाफ जाएगा और थोड़ा एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। मेरा सपोर्ट भी नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर को वोट नहीं ले पाएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूं। 92% वोटिंग का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि हम तो इसी बात के लिए लगातार परेशान होते थे कि अपने जो समर्थक है वोट ही देने नहीं जाते थे। अब 92% वोटिंग का मतलब कि पश्चिम बंगाल जाग गया है और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। बहुत ऐतिहासिक मौका होगा 4 में। अब देखिए बड़ी चीज क्या है, अब चारों तरफ यह भी कहा जा रहा है कि एसआईआर एक वजह है, एसआईआर की वजह से भी बंपर वोटिंग हुई। एसआईआर से जुड़ा ही आज एक मुद्दा सामने आया। तस्वीर दिखाइए, देख रहे हैं आप, पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई और अधिकारी और ड्यूटी में लगे हुए जो ऑफिसर हैं वो ईवीएम मशीन ले जा रहे हैं। সমস্ত গাড়ি ড্রাইভারদের গেট দিয়ে পজিটিভ মাঠে প্রবেশ করা। अब खबर यह है इसमें कि कुछ चुनाव अधिकारी पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रहे थे। उनका आरोप यह है कि हम चुनाव करा रहे थे लेकिन हमारा ही नाम एसआईआर से काट दिया गया। एसआईआर देखिए जरा, यह मामला कोर्ट चला गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर यह बड़ा विवाद सामने आया। राज्य के 65 अधिकारियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। दिलचस्प ये सारे अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं। इन सभी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। कोर्ट ने उन्हें अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाने के निर्देश दिए। अधिकारियों की दलील थी कि वो चुनाव की तैयारियों में जुटे, लेकिन जब मतदान की बारी आई तो पता चला उनका नाम नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा उनके ड्यूटी ऑर्डर पर ईपीआईसी नंबर है, यानी प्रशासन यह स्वीकार करता है कि वो वैध मतदाता है, लेकिन इसके बावजूद वोटर लिस्ट से उनके नंबर हटा दिए गए। उन्होंने कहा वोट डालने से रोकना मौलिक अधिकारों का हनन है। पूरी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें ट्रिब्यूनल जाने को कहा। साथ ही कोर्ट ने कहा हो सकता है वो इस बार वोट न डाल पाए, लेकिन उनके वोटर सूची में बने रहने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। दरअसल बंगाल में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया गया था। इस कवायद में पूरे राज्य में 90,80,000 लोगों के नाम काट दिए गए। मामला अदालत में पहुंचा तो कोलकाता हाई कोर्ट ने 19 ट्रिब्यूनल बनाए। वोटर लिस्ट ने जिनके नाम कटे वो ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। सुनिए जरा, इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये बात सही है कि एक तूफान आया और ये तूफान में इस प्रकार की वोटिंग हो गई। देश में जहां जहां बंगाली लोग हैं वो सबको सरकारी खर्चे से पश्चिम बंगाल में लाया, चाहे वोटर हो या न हो, सबको लाया गया और सबको कहाँ वोट करो। पैसे की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, सब देखा है। मुझे लगता है सत्ता विरोधी लहर तो है जिसके चलते ये वोट दान में इजाफा हुई। इसके साथ साथ ऐसा के चलते आम लोगों में जो भयभीत के माहौल पैदा हुई थी, ये इसके चलते भी आम लोग जल्द से जल्द चुनाव में हिस्से लेते हुए अपना ये नागरिक अधिकार से वंचित ना होने का प्रयास भी किए हैं। ये जो 91% वोट हुआ है ना, 2 महीने पहले जब इन्यूमरेशन फॉर्म का बात हुआ था तब मैं कुणाल घोष आपका सामने बोला था वोट परसेंटेज होगा एवरेज 90 से 94% तक। जो लोग जेन्युइन वोटर्स है उसको डिलीट करना हम लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन जो डेथ्स है, जो शिफ्टेड है, उसका तो नाम तो एलिमिनेटेड होगा ही, डिलीटेड होगा ही। तो इससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो कम हो जाएगा, तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। इससे परिवर्तन का कोई रिलेशन ही नहीं है। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट आप लिख कर रखिए,
उतना ज्यादा कम बैक। जनता किस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के कार्यकाल से त्रस्त है, ये विश्वास है मेरा कि एक लंबे समय के बाद बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनने जा रही है। एक तरफ एसआईआर पर बवाल, दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर बवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में तैयारी कर रहे हैं सांसद। सीईसी के खिलाफ नाराजगी है और प्रोटेस्ट हुआ पार्लियामेंट में। अब आपको बताऊं कि दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी में है विपक्ष, और उसकी कोशिश क्या है। बंगाल चुनाव के बीच सीईसी पर महाभियोग की चर्चा हो रही। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। टीएमसी की तरफ से दिए नोटिस पर 73 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, 73 एमपीज के। नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 9 आरोप लगे। मार्च में भी विपक्ष ने सीईसी को हटाने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन दोनों सदनों के सभापति ने नोटिस खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था लगाए गए आरोप संवैधानिक मानदंड पूरे नहीं करते हैं। सीईसी को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। इसमें महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रक्रिया वैसी ही है। प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्ताव पर कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। राज्यसभा में इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। प्रस्ताव मंजूर होने पर आरोपों की जांच के लिए समिति बनाई जाती है। सुनिए जरा दिलीप घोष क्या कह रहे हैं और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। गणेश कुमार, जिनको बंगाल में काला झंडा दिखाया गया, गो बैक बोला गया, बार बार उनके काम में बाधा डाला गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश को नहीं माने, यहाँ फिर भी उन्होंने अड़े रहे और इस प्रकार चुनाव करके दिखाया। सैल्यूट है उनकी। वैसे तो अपने आप को संविधान के बड़े रक्षक बताते हैं, परंतु देखिए ना, जब संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं, चुनाव हारते तो इलेक्शन कमीशन को गाली, प्रधानमंत्री पद को गाली या जुडिशरी को गाली, तो ये दिखाता है कि मन में संविधान नहीं है इनके, केवल जुबान पर संविधान और मन में केवल और केवल अपमान की दुकान।